नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 21। इससे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी से 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ था? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1840, 1860, 1875 या फिर 1893। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1893 यानी कि 1893 में जन्म हुआ था दोस्तों राहुल सांकृत्यायन का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों राहुल सांकृत्यायन से आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है राहुल सांकृत्यायन से पूछे जाते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन से आपको याद रखना है इनका जन्म जो है कब हुआ था। 9 अप्रैल 1893 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 अप्रैल 1893 में जन्म हुआ था राहुल सांकृत्यायन का। कहाँ हुआ था अगर आपको पूछा जाता है तो ये हुआ था दोस्तों आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आजमगढ़, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में दोस्तों जन्म हुआ था राहुल सांकृत्यायन का। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है राहुल सांकृत्यायन का पैतृक गांव कौन सा था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो राहुल सांकृत्यायन का जो पैतृक गांव था, ठीक है, पैतृक गांव, ठीक है, पैतृक गांव क्या था? पैतृक गांव का नाम, तो राहुल सांकृत्यायन के पैतृक गांव का नाम था दोस्तों कनेला। क्या था? कनेला। आपने आपने पढ़ा होगा दोस्तों, इनकी एक रचना है, ठीक है, कहानी है इनकी, कनेला की कथा। तो याद रखेंगे कनेला इनका क्या था? पैतृक गांव था दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है राहुल सांकृत्यायन का उपनाम क्या था? ठीक है, उपनाम। तो राहुल सांकृत्यायन का दोस्तों उपनाम था महापंडित। क्या था? महा महापंडित। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम पूछा जाता है। ये कई बार पूछा गया है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो मूल नाम था दोस्तों केदार पांडे। ठीक है, क्या था? केदार पांडे। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। पैतृक गांव था कनेला, और इनका जो उपनाम था वो था महापंडित, और मूल नाम था केदार पांडे। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या था? ठीक है, आत्मकथा। तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम था मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, ये आत्मकथा का नाम है राहुल सांकृत्यायन का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको राहुल सांकृत्यायन से यात्रा वृत्तांत पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ उपन्यास पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ उपन्यास और यात्रा वृत्तांत याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन के, तो ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत की बात करें, यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन की याद रखेंगे, पहला रूस में 25 मास। ठीक है, रूस में 25, रूस में 25 मास। दूसरा यात्रा वृत्तांत याद रखेंगे लहासा की ओर। ठीक है, लहासा की ओर। ठीक है, तीसरा यात्रा वृत्तांत याद रखेंगे मेरी तिब्बत यात्रा। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। तो एक यात्रा वृत्तांत याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास याद रखेंगे, आपको पूछे जा सकते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों की बात करें तो पहला उपन्यास देखेंगे 20वीं सदी, सॉरी 22वीं सदी। ठीक है, पहला उपन्यास 22वीं सदी।
ठीक है। पहला उपन्यास 22वीं सदी। दूसरा उपन्यास याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन का जय योधेय। ठीक है, जय योधेय। ठीक है, जय योधेय इनकी दूसरी जो है दूसरा उपन्यास है। और तीसरा उपन्यास याद रखेंगे भागो नहीं बदलो। ठीक है, तीसरा उपन्यास क्या है? भागो भागो नहीं भागो नहीं बदलो। ठीक है, उपन्यास है इनके दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के, इनको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की कुछ कहानी है, तो कहानी से भी याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन की। सतमी के बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सतमी के बच्चे। ठीक है, सतमी के बच्चे ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी है राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, दूसरी कहानी याद रखेंगे, पहला हो गया। दूसरी कहानी याद रखेंगे कनैला की कथा। ठीक है, कनैला की कथा, ये कहानी किसकी है? ये कहानी भी जो है राहुल सांकृत्यायन की है दोस्तों, याद रखेंगे। कनैला इनका जो पैतृक गांव था दोस्तों, मैंने बताया था आपको, इससे भी आप याद रखेंगे। कनैला की कथा ये कहानी किसकी है? ये भी राहुल सांकृत्यायन की है। उसके साथ ही साथ एक कहानी और याद रखेंगे, वोल्गा से गंगा। ठीक है, तीसरी कहानी वोल्गा से गंगा, ये कहानी किसकी है? ये कहानी है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको राहुल सांकृत्यायन से याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और फैक्ट याद रखना है, राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है दोस्तों साहित्य अकादमी, ये मिला था 1958 में जो है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? याद रखेंगे, मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, तो याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1958 में। किसके लिए मिला था? मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म, पैतृक गांव, इनका उपनाम क्या था, मूल नाम क्या था। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन की कहानी मैंने आपको बताई, सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, और साथ ही साथ कनैला की कथा, और एक कहानी और है बहुरंगी मधुपुरी। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो यात्रा वृत्तांत, रूस में 25 मास, लहासा की ओर, मेरी तिब्बत यात्रा, ये सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, और साथ ही साथ उपन्यास बताए थे मैंने आपको राहुल सांकृत्यायन के, 20वीं सदी, जय योधेय। ठीक है, भागो नहीं बदलो। ठीक है, ये सारी किसके उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन के। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आलोक पर्व किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आलोक पर्व किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, मनोहर श्याम जोशी, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? आपको मैंने बताया है कई बार कि आलोक पर्व जो है किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोक पर्व किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आलोक पर्व किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो याद रखेंगे आलोक पर्व क्या है दोस्तों? ये एक निबंध है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, आलोक पर्व क्या है? ये निबंध है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। और इसी आलोक पर्व के लिए दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे इसको। आलोक पर्व के लिए दोस्तों क्या मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व के लिए। कब मिला था? याद रखेंगे इसको, 1973 में। ठीक है, 1973 में आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनका मूल नाम पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम क्या था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम था दोस्तों, क्या था? मूल नाम था आपका वैजनाथ द्विवेदी। क्या था?
बैजनाथ द्विवेदी दोस्तों इनका मूल नाम था, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके निबंध संग्रह की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह की बात करें तो याद रखेंगे इनके निबंध हैं कल्पलता। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। निबंध की बात करें तो निबंध है इनके, पहला याद रखेंगे कल्पलता। ठीक है, कल्प कल्पलता। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे अशोक के फूल, ये कई बार पूछा गया है, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध किसका है? तो ये है दोस्तों किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साथ ही साथ आपको याद रखना है कुटज। कुटज किसका निबंध है? कुटज भी आपका किसका है? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुटज के साथ साथ आपको याद रखना है आलोक पर्व हो गया। ठीक है, अभी ऊपर आपका आया है आलोक पर्व। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध किसका है? ये निबंध भी आपका किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों आलोक पर्व हो गया, कुटज हो गया, अशोक के फूल, कल्पलता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सारे जो है निबंध किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। साथ ही साथ दोस्तों उपन्यास की बात करें, ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यास याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। उपन्यास है दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक है, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास किसका है दोस्तों? ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दूसरा उपन्यास चारू चंद्रलेख। ठीक है, चारू चंद्रलेख, ये उपन्यास किसका है? ये भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, साथ ही साथ अनाम दास का पोथा याद रखेंगे, ये भी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अनाम दास का पोथा। ठीक है, अनाम दास का पोथा। ठीक है, ये भी उपन्यास किसका है? ये भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे वसुधा नामक पत्रिका का संपादन या प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन देखिए मन्नू भंडारी, मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो हरिशंकर परसाई ने किया। ठीक है, साथ में याद रखेंगे दोस्तों ये वसुधा जो पत्रिका थी दोस्तों, इसका जो प्रकाशन हुआ कहाँ से किया गया? जबलपुर से किया गया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, कहाँ से किया गया? जबलपुर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। जबलपुर से प्रकाशित हुआ दोस्तों ये वसुधा पत्रिका। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है हरिशंकर परसाई से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके जन्म इनकी मृत्यु से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, साथ ही साथ इनकी कहानी, उपन्यास और जो निबंध हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए हरिशंकर परसाई की बात करें तो हरिशंकर परसाई का जो जन्म हुआ दोस्तों, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1922 में हुआ दोस्तों हरिशंकर परसाई का। कहाँ हुआ? होशंगाबाद एमपी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें इनकी मृत्यु की, इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 1995 में। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 1995 में मृत्यु हुई, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ठीक है, हरिशंकर परसाई को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों हरिशंकर परसाई को साहित्य
अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था? ये मिला दोस्तों 1982 में। ठीक है, कब मिला? 1982 में हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला दोस्तों? ये भी याद रखना है, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला हरिशंकर परसाई को? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, याद रखेंगे इसको, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हरिशंकर परसाई को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1982 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ आपकी कहानी यहाँ पर देखते हैं। देखिए, हरिशंकर परसाई की कहानियों की बात करें तो कहानी आपको यहाँ से पूछी जा सकती है। यहाँ से आपको टॉर्च बेचने वाला हो गया, हंसते हैं, ठीक है, और निठल्ले की डायरी, ये काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं। तो जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उन पर बात करते हैं। तो देखिए, कहानी की बात करें तो पहला आप याद रखेंगे, पहला है हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, ये कहानी किसकी है? ये कहानी हरिशंकर परसाई की है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, हरिशंकर परसाई जो है ये एक व्यंग रचनाकार थे। ठीक है, क्या रचनाकार थे? व्यंग रचनाकार थे, याद रखेंगे इसको। तो पहली कहानी याद है, हंसते हैं रोते हैं, कहानी किसकी है? ये कहानी है हरिशंकर परसाई की। इसके साथ ही आप याद रखेंगे निठल्ले की डायरी। ठीक है, निठल्ले की डायरी, ये कहानी किसकी है? ये कहानी है हरिशंकर परसाई की। साथ ही साथ याद रखेंगे इसका अगला, याद रखेंगे टॉर्च बेचने वाला, ये कहानी किसकी है? ये कहानी भी दोस्तों किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। ठीक है, कहानी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इनके उपन्यासों की। तो देखिए, हरिशंकर परसाई के उपन्यासों की बात करें, ठीक है, उपन्यास कौन कौन से हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं? देखिए, उपन्यासों में बात करें, पहला उपन्यास याद रखेंगे, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, ये उपन्यास किसका है? ये उपन्यास है दोस्तों हरिशंकर परसाई का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ज्वाला और जल। ठीक है, ज्वाला और जल उपन्यास किसका है? ये भी हरिशंकर परसाई का है। ठीक है, तट की खोज, ये भी रखेंगे याद, तट की खोज उपन्यास किसका है? ये भी आपका हरिशंकर परसाई का है। ठीक है, उपन्यास याद रखेंगे। इससे पहले मैंने आपको कहानी बताई, ठीक है, कौन कौन सी कहानी आपको पूछी जा सकती है हरिशंकर परसाई से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हरिशंकर परसाई की निबंध। उसके बाद दोस्तों हरिशंकर परसाई के प्रमुख निबंधों की बात करें तो इनके निबंधों में आपको याद रखना है निबंध कौन कौन से हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। निबंध है दोस्तों, पहला याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है, प्रेमचंद्र के फटे जूते। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के फटे जूते निबंध किसका है? ये हरिशंकर परसाई का है दोस्तों, याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको दूसरा निबंध याद रखना है, क्या रखेंगे? पगडंडियों में जमाना। ठीक है, दूसरा जो निबंध है वो है पगडंडियों में जमाना। पगडंडियों में जमाना, ये किसका निबंध है? ये भी आपका हरिशंकर परसाई का निबंध है। साथ ही साथ याद रखेंगे भूत के पांव पीछे, साथ ही साथ बेईमानी की परत, ये सारे निबंध किसके हैं? ये हैं हरिशंकर परसाई के। तो दोस्तों हरिशंकर परसाई से सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, प्रमुख पत्रिका बताई मैंने आपको, वसुधा जो पत्रिका है ये जबलपुर से प्रकाशित होती थी। साथ ही साथ दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, और ये एक व्यंग रचनाकार हैं दोस्तों हरिशंकर परसाई।
और इनकी कहानी की बात करें तो कहानियाँ मैंने बताई कौन कौन सी कहानी है। हंसते हैं, रोते हैं, और साथ ही साथ निठल्ले की डायरी और टॉर्च बेचने वाला, ये सारी इसकी जो है दोस्तों हरिशंकर परसाई की जो है कहानियाँ हैं। और भोलाराम का जीव, साथ ही साथ उपन्यास मैंने बताया रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। और निबंधों की बात करें तो निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों में जमाना, और भूत के पांव पीछे, और बेईमानी की परत, ये सारे जो हैं फैक्ट जो हैं आपने याद रखने हैं हरिशंकर परसाई से। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन देखिए, 1922, 1925, 1931, 1942। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मन्नू भंडारी का जन्म हुआ कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 को जन्म हुआ। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा 3 अप्रैल 1931। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 3 अप्रैल 1931 को कहाँ जन्म हुआ मन्नू भंडारी का? मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, एमपी में जन्म हुआ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है मन्नू भंडारी से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, मन्नू भंडारी का जो बचपन का नाम था वो क्या था, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बचपन का नाम क्या था मन्नू भंडारी का? बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। क्या था? महेंद्र कुमारी। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है आपको महेंद्र कुमारी किसके बचपन का नाम था? तो मन्नू भंडारी के बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जन्म मैंने आपको बता दिया, 3 अप्रैल 1931 को जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई ये भी नोट कर लें। ठीक है, मृत्यु हुई दोस्तों 2021 में। ठीक है, 2021 में मृत्यु हुई, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मन्नू भंडारी से आपको जो है इनके उपन्यास याद रखने हैं। मन्नू भंडारी के उपन्यास की बात करें, ठीक है, उपन्यास, तो इनके उपन्यास, प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं? पहला है आपका, कई बार पूछा गया है, आपका बंटी। ठीक है, पहला क्या है? आपका बंटी। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास किसका है? ये है मन्नू भंडारी का। कब लिखा गया है? 1971 में। ठीक है, दूसरा उपन्यास याद रखेंगे, महाभोज। ठीक है, महाभोज। तो महाभोज जो है दोस्तों उपन्यास किसका है? तो महाभोज उपन्यास आपका किसका है? मन्नू भंडारी का। साथ ही साथ याद रखेंगे इनका एक उपन्यास और इम्पोर्टेंट है, 1 इंच मुस्कान। ठीक है, एक इंच मुस्कान। ठीक है, 1 इंच मुस्कान ये उपन्यास किसका है? तो ये भी आपका किसका है? मन्नू भंडारी का है। ठीक है, सारे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपका बंटी कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए, ये तो उपन्यास थी मन्नू भंडारी की। अब बात करते हैं इनकी कहानियों की। तो देखिए, मन्नू भंडारी की कहानी की बात करें तो यहाँ से काफ़ी सारा जो है आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेगा। तो कहानी कौन कौन सी है मन्नू भंडारी की? तो कहानी की बात करें तो पहला है, याद रखेंगे, 1 प्लेट सैलाब। ठीक है, पहला क्या है? एक प्लेट सैलाब। 1 प्लेट सैलाब किसकी कहानी है? ये कहानी है आपका मन्नू भंडारी की। ठीक है, साथ ही साथ त्रिशंकु याद रखेंगे, त्रिशंकु। ठीक है, त्रिशंकु ये किसकी रचना है? ये आपका मन्नू भंडारी की है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, यही सच है। ठीक है, यही सच है, ये कहानी किसकी है? ये कहानी भी मन्नू भंडारी की है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, आंखों देखा झूठ, ये भी आपका कहानी किसकी है? ये भी मन्नू भंडारी की है। ठीक है, ये सारी कहानियाँ याद रखेंगे, 1 प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मन्नू भंडारी की आत्मकथा की बात करें तो मन्नू भंडारी की आत्मकथा है दोस्तों, एक कहानी यह भी। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो मन्नू भंडारी की ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, एक कहानी यह भी। ठीक है, एक कहानी यह भी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। इनकी जो आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, इसी के लिए दोस्तों मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान दिया गया था 2008 में। ठीक है, इसी के लिए क्या दिया गया था? व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, व्यास सम्मान कब दिया गया था? व्यास सम्मान ये भी याद रखेंगे, व्यास सम्मान दिया गया था 2008 में। ठीक है, 2008 में व्यास सम्मान दिया गया था दोस्तों, एक कहानी यह भी है के लिए।
ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो मन्नू भंडारी से सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, दुर्लभ होना, लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गूलर का फूल होना, यानी कि कभी कभी दिखाई देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? दुर्लभ होना। ठीक है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आंसर कीजिए। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा प्रसन्न होना, ठगा जाना, अमर हो जाना, या फिर लज्जित होना। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है इसमें। ऑप्शन देखिए, याचक जातक, मधुर कटु, ममता घृणा, निर्दय सदय। क्या हो जाएगा राइट आंसर 7 का? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें युग्म की, यहाँ विलोम की, तो देखिए यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर देखिए याचक और जातक, यही आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए मधुर का विलोम क्या होता है? मधुर का कटु होता है। ठीक है, ममता का विलोम क्या होता है? घृणा होता है। और निर्दय का विलोम क्या होता है? सदय होता है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों याचक और जातक की, तो याचक का मतलब क्या होता है? याचक का मतलब होता है मांगने वाला। ठीक, क्या होता है याचक का मतलब? मांगने वाला होता है याचक का मतलब। ठीक है, तो मांगने वाला, यानी कि इसका विलोम क्या हो जाएगा? याचक का विलोम क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अपराधी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखिए, दयालु, मुजरिम, निरपराधी, या फिर निरपराध। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए, आंसर कीजिए इसका। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपराधी का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, अपराधी का विलोम होगा निरपराध। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। निरपराधी नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको, अपराधी का विलोम होता है निरपराध। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कौन सा शब्द जो है अनीक का पर्यायवाची है? ऑप्शन देखिए, अर्जुन, सेना, घोड़ा, अग्नि। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए कौन सा शब्द जो है अनीक का पर्यायवाची है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीक किसको कहा जाता है? बताइए। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनीक कहा जाता है दोस्तों सेना को। ठीक है, अनीक किसको कहा जाता है? सेना को कहा जाता है दोस्तों। और सेना को और क्या क्या कहा जाता है? सेना को कहा जाता है फौज, कहा जाता है सेना को। ठीक है, और क्या कहा जाता है? फौज के साथ साथ लश्कर कहा जाता है, लश्कर। ठीक है, साथ ही साथ क्या कहा जाता है? वाहिनी कहा जाता है, वाहिनी। ठीक है, और वाहिनी के साथ साथ कहा जाता है कटक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पर्यायवाची हैं, इनको आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आश्रय का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से आश्रय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, भरोसा, आधार, मिलान, सहारा। क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर? आश्रय का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, आश्रय का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए भरोसा है, आश्रय का पर्यायवाची, आधार भी है, सहारा भी है। ठीक है, लेकिन आश्रय का पर्यायवाची यहाँ पर मिलान नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बताना है पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। ऑप्शन देखिए, जा, आ, पूज, उ। क्या होगा राइट आंसर इसका? आप सभी जानते हैं दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। जिसने नहीं देखा है दोस्तों, वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, वहाँ पर डिटेल में मैंने आपको बता रखा है। पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? राइट आंसर आ प्रत्यय होगा दोस्तों पूजा में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे दोस्तों, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो आपको फलित शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा होगा, लित प्रत्यय होगा, तौ प्रत्यय होगा, इत प्रत्यय होगा या फिर फल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का। तो फलित शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इत प्रत्यय। ठीक है, छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, लॉ में देखिए लित यानी कि इत, फलित। ठीक है, तो इत प्रत्यय हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है। तो आपको बताना है इनमें से किस में सम उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन देखिए संस्कृत, सज्जन, संतोष, समर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, किसमें सम उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत सम धन कृत, ठीक है, इसमें लगा है सम धन कृत संस्कृत। ठीक है, बात करें समर्थ की तो समर्थ में सम धन अर्थ, इसमें भी लगा है। ठीक है, सम धन अर्थ समर्थ। और संतोष की बात करें तो संतोष में भी आपका सम लगा है, सम धन तोष होता है। ठीक है, सम धन तोष। तो किस में नहीं लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सज्जन में दोस्तों आपका सम उपसर्ग नहीं है। ठीक है, सज्जन में क्या नहीं है, सम उपसर्ग नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सज्जन का मतलब क्या होता है, सत धन जन होता है ना, सत धन जन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, नी उपसर्ग से बना शब्द है। तो आपको बताना है नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। ऑप्शन देखिए निर्मल, नियंत्रण, नीरज, निराकार। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका दोस्तों, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 14। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए निर्मल, नीरज और निराकार, ये निर उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, आपका नियंत्रण जो है दोस्तों ये नी उपसर्ग से बना शब्द है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। निधन यंत्रण होता है ना, नियंत्रण क्या होता है, निधन, निधन क्या होता है, निधन यंत्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 में बताना है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको इसमें से तत्सम तद्भव शब्द अच्छे से बताए हैं, तो तत्सम शब्द बताइए इसमें से कौन सा होगा। तेल, पीपल, करोड़, दिन, बताइए। तत्सम शब्द बताना है, तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तेल जो है, तेल ये कैसा शब्द है, तेल जो है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तेल का तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम क्या होता है तेल का तत्सम होता है आपका तैल। ठीक है, क्या होता है, तैल जो है तत्सम शब्द होता है तेल का। तो ये ए ऑप्शन तो नहीं है आपका। दूसरा देखिए पीपल, पीपल देखिए दोस्तों पीपल जो है तद्भव है ये भी। ठीक है, पीपल भी तद्भव है। पीपल का तत्सम क्या होता है, पीपल का तत्सम होता है, क्या होता है, पीपल। ठीक है, ठीक है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर करोड़ है, करोड़ भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है कोटि। क्या होता है, करोड़ का तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, कोटि होता है, ये भी नहीं है। तो तत्सम शब्द है यहाँ पर आपका दिन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। तो दिन कैसा है, यहाँ पर तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी आपके तद्भव शब्द है तेल, पीपल, करोड़। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। फिर आपको तत्सम शब्द देखना है। यहाँ पर देखिए भैंस, 12, सच, पात। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तत्सम शब्द बताना है कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है 16 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पात। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। पात कैसा शब्द है, ये तत्सम है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है, क्या होता है तद्भव, तद्भव होता है इसका पैर, पैर को बोलते हैं ना पात। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा दोस्तों, पात तत्सम शब्द है। बाकी यहाँ पर भैंस, 12 और सच, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके कैसे शब्द है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, भैंस का तत्सम क्या होता है बताइए। भैंस का तत्सम होता है महिषी। क्या होता है, महिषी होता है भैंस का तत्सम। ठीक है, भैंस कैसा शब्द है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा महिषी। उसी प्रकार 12 की बात करें, 12 जो है आपका इसका तत्सम क्या हो जाएगा, 12 है आपका तद्भव, इसका तत्सम हो जाएगा द्वादश। क्या हो जाएगा, द्वादश इसका क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा।
उसी प्रकार सच है आपका, सच तत्सम है, ठीक है, तद्भव है सच, इसका क्या हो जाएगा तत्सम, सच का सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 बताना है निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है। आपको अशुद्ध युग्म इस यहाँ पर जो है दोस्तों छांटना है। देखिए पहला है सौदागर फारसी शब्द, समन अंग्रेजी शब्द, आलमारी तुर्की शब्द, किताब अरबी शब्द। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। ये अरबी शब्द फारसी शब्द मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए सौदागर जो है फारसी शब्द है, ये सही है, ठीक है। समन जो है अंग्रेजी शब्द है, ये भी ठीक है। और किताब जो है अरबी शब्द है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलमारी जो है तुर्की शब्द है, ये गलत है, ठीक है। अलमारी कैसा शब्द है, अलमारी जो है आपका पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है आपका अलमारी, ठीक है। अलमारी के साथ साथ पुर्तगाली शब्द और क्या क्या होते हैं आपको याद रखने हैं, जैसे आलपीन हो गया, ठीक है, आलपीन, आलपीन, अलमारी, साथ ही साथ गमला, ठीक है, गमला, कमीज, ठीक है, कमीज, बाल्टी, ये सारे कैसे शब्द हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको अरबी शब्द भी बताए थे, फारसी शब्द बताए थे, इनको आप जरूर याद रखें दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, पुर्तगाली शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द, ठीक है। अरबी शब्द में जैसे मैंने आपको बताया आदमी, औरत, औलाद, अमीर, इनाम, वकील, ये सारे क्या होते हैं अरबी शब्द होते हैं। फारसी शब्द की बात करें तो फारसी शब्द दुकान, दीवार, ठीक है, कबूतर, आमदनी, ये सारे क्या होते हैं फारसी शब्द होते हैं। तो इसको आप जरूर देखें एक बार, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों वकील किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन देखिए फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। वकील कैसा शब्द है, तो वकील है दोस्तों किस प्रकार का शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरबी शब्द है वकील। कैसा शब्द है, अरबी शब्द है वकील। और अरबी शब्द में दोस्तों आपको याद रखना है जो अरबी शब्द हैं कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। जैसे आपका वकील हो गया, वकील के साथ साथ याद रखेंगे आदमी हो गया, ठीक है, आदमी कैसा शब्द है, ये अरबी शब्द है आदमी। औरत हो गया, आदमी, औरत, साथ ही साथ औलाद, औलाद, साथ ही साथ याद रखेंगे अमीर हो गया, ठीक है, अमीर, अमीर, इनाम हो गया, ठीक है, इनाम हो गया, वकील हो गया, ठीक है, वकील हो गया, और शराब हो गया। ये कैसे शब्द हैं, ये सारे दोस्तों अरबी शब्द हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों व्याप्त में संधि बतानी है अपनी। व्याप्त में संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, यण संधि होगी, या फिर अयादि संधि होगी। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा, व्याप्त का संधि विच्छेद होगा विधन, विधन आप्त, ठीक है, विधन आप्त क्या होगा व्याप्त। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें होगी यण संधि, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। आंसर करेंगे महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन देखिए महाधनिंद्र, महिधनिंद्र, महेधनिंद्र, या फिर महधनिंद्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा महाधन इंद्र, ठीक है। महेंद्र का क्या होता है संधि विच्छेद महाधन, महाधन इंद्र, महेंद्र, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों गुण संधि, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों महाधन इंद्र, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने दोस्तों 20 क्वेश्चन देखे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।